बिल्कुल बुक वाला हिसाब करें 0.5 हमेशा ऐसी करती थी। ठीक, सो चले जी, आज आपके इंटरेस्ट का टॉपिक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक, ज़रा रिकैप करें कि हम लोग हैं कहाँ पे। हम लोग MDPs को डिस्कस कर रहे हैं। MDP में सबसे पहले काम हमने क्या किया था, अ क्विक रिकैप। सबसे पहले क्या किया था जब हम MDPs को डिस्कस कर रहे थे? मार्कोव डिसीजन प्रोसेस में सबसे पहले हमने किस चीज़ की इक्वेशन लिखी थी? एक्शन से पहले हमने किसकी बात की थी? यस, नहीं एस्टिमेट हम नहीं देखिए, MDP में अब तक हमने कोई वर्ड एस्टिमेट यूज़ नहीं किया था। हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस है। सबसे पहले MDP में हमने डिस्कस किया था कि एक स्टेट की वैल्यू क्या चीज़ है। इसके लिए हमने एक बेलमैन इक्वेशन लिख ली थी। ठीक, फिर हमने बात की थी कि एक स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन की वैल्यू क्या है, उसके लिए अगेन एक बेलमैन इक्वेशन हमने निकाली थी। द वैल्यू ऑफ द स्टेट एंड द वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन, दे वर बोथ बीइंग डिफाइंड अंडर अ सर्टेन पॉलिसी, यानी किसी पॉलिसी को हम फिक्स कर लेते थे और उसके बाद फिर हम स्टेट की वैल्यू निकालते थे या स्टेट एक्शन की वैल्यू निकालते थे। ठीक, लेकिन रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमारा काम ये तो नहीं है कि हम एक स्टेट को सिर्फ ये जज करें कि वो अच्छा है या बुरा है, या एक्शन अच्छा है या बुरा है। हमारा काम क्या है कि हम एक पॉलिसी निकालें जो हमें बता सके कि एक स्टेट में कौन सा एक्शन अच्छा है। यानी हमें सिर्फ एवेल्युएशन नहीं करनी, ये जो काम है कि एक स्टेट अच्छा है या बुरा है, या एक स्टेट और एक्शन अच्छा है बुरा है, इसको हम कहते हैं इवेल्युएशन। वी आर जस्ट इवेल्युएटिंग कि इस पॉलिसी के अंडर कौन से स्टेट्स अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, इस पॉलिसी के अंडर कौन से स्टेट एक्शन अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। ठीक, बट एक एजेंट ने क्या करना है, उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए? उसके पास तो पॉलिसी होनी चाहिए ना, जो उसको गाइड कर सके कि आपने किस स्टेट में कौन सा एक्शन लेना है। और फिर पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए जो कि ऑप्टिमल पॉलिसी हो, जो कि उसकी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करे। इट मीन्स कि आवर गोल इज टू फाइंड दी ऑप्टिमल पॉलिसी। ठीक, हमने ऑप्टिमल पॉलिसी के तहत वैल्यू ऑफ द स्टेट निकाली है, लेकिन अगेन हम यहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं कि वी नो कि व्हाट इज़ द ऑप्टिमल पॉलिसी। अगर हमारे पास ऑप्टिमल पॉलिसी पता हो तो वैल्यू ऑफ द स्टेट कैसे निकालनी है और स्टेट एक्शन कैसे निकालना है। बट अगेन क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिमल पॉलिसी निकालनी कैसे है। सो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक होती है एवेल्युएशन या प्रेडिक्शन, जिसमें हम फॉर अ सर्टेन पॉलिसी वैल्यू ऑफ द स्टेट एंड वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन निकालते हैं। और सेकेंड टास्क होता है कंट्रोल, हाउ टू कम अप विद अ गुड पॉलिसी। अब तक हमने RL में सिर्फ इसकी बात की है, एवेल्युएशन की बात की है। अब हम आगे कंट्रोल की बात करेंगे कि हाउ द एजेंट विल फाइंड एन ऑप्टिमल पॉलिसी। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद हो, ऑप्टिमल पॉलिसी की इक्वेशन क्या बनी थी वैल्यू ऑफ द स्टेट की? एक वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर एन ऑप्टिमल पॉलिसी क्या होता है? आप क्या करते हैं, हर स्टेट नेक्स्ट स्टेट रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। ठीक, हर एक्शन के तहत इसको कंसिडर करते हैं, और वो एक्शन जो कि इस वैल्यू को मैक्सिमाइज करे, उस वैल्यू को आप कंसिडर करते हैं। दैट बिकम्स दी वैल्यू ऑफ द स्टेट अंडर दी ऑप्टिमल पॉलिसी। इसी तरह Q स्टार ऐसे, इसकी भी कोई इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में मसला क्या था? इनको तो चले हमने कहा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। रीज़न क्या? बिकॉज यहाँ पे हमने मैक्स ऑपरेशन लगा दी विच इज़ नॉट अ लीनियर फंक्शन। और इवन इसको भी जब हम लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करते हैं तो क्या प्रॉब्लम पेश आती है कि जब आपके पास स्टेट्स बढ़ जाती हैं तो फिर आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशंस बढ़ जाते हैं। यू कैन नॉट सॉल्व देम यूजिंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो द सोल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। डायनेमिक प्रोग्रामिंग से पहले पढ़ी है कहीं ना किसी में? यस, व्हाट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग? यस, स्टोर कर लेते हैं। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं, एक सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं और फिर उस सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को रीयूज़ करते हैं। बजाय इसके कि हमें बार बार कोई चीज़ कैलकुलेट करनी पड़े, हम सब प्रॉब्लम के सोल्यूशन को एक दफ़ा डिटर्मिन करके बार बार उसी को ही
यूटिलाइज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग कैसे काम आएगी, अगर आपको याद हो तो वही एग्जांपल देखते हैं, वो 4 स्टेट्स वाली। ठीक है, इसमें क्या मसला था, वो वैल्यू ऑफ ए हमने कैसे निकाली थी, ए है, बी है, सी है, डी है, इक्विप्रोबेबल पॉलिसी है, बी में जाने का रिवॉर्ड +5 है, बाकी सारे रिवॉर्ड 0 हैं। उस केस में वैल्यू ऑफ द ए क्या आ रही थी हमारे पास, बताएं। हम हर एक्शन को कंसिडर करते थे, तो हमारे पास कितने एक्शंस थे, 4 एक्शंस थे, और हर एक्शन में हम कहाँ जाते हैं वो हम लिखते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ़्ट और अप को कंसिडर करूं, तो दोनों केस में मैं कहाँ आ रही हूँ, मुझे रिवॉर्ड 0 ही मिलता है, और डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ में वापस ए में ही आती हूँ। ठीक, अगर मैं डाउन प्रेस करती हूँ तो मुझे रिवॉर्ड 0 मिलता है, और फिर मैं स्टेट सी में जाती हूँ, और अगर मैं राइट प्रेस करती हूँ तो मुझे रिवॉर्ड 5 मिलता है और मैं बी में जाती हूँ। ठीक, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाती थी। अब ये तो 4 इक्वेशंस थी, इनको सॉल्व करना आसान था। ठीक, आप इसको कब सॉल्व कर सकते हैं, जाके पास ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, ये वैल्यू पता हो, क्योंकि हमें ये वैल्यूज नहीं पता। हम साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वी ऑफ ए को हम अलग से सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, इस तरह वी ऑफ बी की इक्वेशन क्या थी, अगेन वो कोई इक्वेशन होगी जिसमें वी ऑफ बी भी यूज़ हो रहा था, वी ऑफ ए भी यूज़ हो रहा था, वी ऑफ डी भी यूज़ हो रहा था। डायनामिक प्रोग्रामिंग आपसे ये कहता है कि व्हाट इफ़ हम किसी तरीके से इनकी वैल्यूज़ निकाल दें या एज्यूम कर लें, और इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे यूज़ करके इसकी वैल्यू निकालें। ठीक, लेकिन इनकी किन वैल्यूज़ को हम एज्यूम करें, तो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग में इन तमाम वैल्यूज़ को हम इनिशियली कोई वैल्यू देते हैं। आई वुड एज्यूम के एट, so initially I would assume कि value of A, value of B, value of C and value of D are 0। so क्या फ़ायदा हो गया कि अब अगर मैं value of A निकालूं तो मुझे इन सब की इनिशियल वैल्यूज़ पता है। इस तरह जो value of B की इक्वेशन होगी उसमें भी I can use these values। जब इन वैल्यूज़ को मैं यूज़ करूँगी तो एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वैल्यू ऑफ C आ जाएगी और वैल्यू ऑफ D आ जाएगी। बट विल दोज बी करेक्ट वैल्यूज़, नहीं, बिकॉज वो वैल्यूज़ हमने कहाँ से एज्यूम की हैं, हमने इनको इनिशियली 0 एज्यूम किया है, विच इज़ नॉट करेक्ट। हम ये एज्यूम करें कि इनिशियली वैल्यू 0 है, लेकिन हो सकता है वैल्यू इनकी 0 ना हो, तो ये काम फिर हम एक दफ़ा नहीं करेंगे, फिर ये काम आइट्रेटिवली करेंगे। एक दफ़ा तो हमने 0 एज्यूम की, उसके बेस पे हमने ये वैल्यूज़ निकाली, लेकिन नेक्स्ट राउंड में अब क्या करेंगे, अब जब वैल्यू ऑफ ए हमें निकालनी होगी तो हमें जो फर्स्ट राउंड में वैल्यू निकाली होगी वो पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ बी पुट करेंगे एंड वैल्यू ऑफ सी पुट करेंगे। इट विल बी अ बेटर एस्टिमेट एज कम्पेयर टू 0। फिर थर्ड राउंड में क्या करेंगे, जो सेकेंड राउंड की वैल्यूज हमने निकाली होंगी वो पुट करेंगे। ठीक, तो ये जब हम करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता ये जो वैल्यूज़ होंगी कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगी, एंड आफ्टर सम टाइम इनकी वैल्यूज़ में फ़र्क नहीं आएगा, हम तो वहाँ पे फिर हमने स्टॉप हो जाना है। इट मीन्स कि वहाँ पे हमें सही वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। सो कहने का क्या मतलब है कि नाउ द वैल्यू ऑफ अ स्टेट, पॉलिसी हमने फिक्स कर ली होगी इधर भी, लेकिन अब एक पॉलिसी के अंडर हमने मल्टीपल टाइम्स एवेल्युएट करना है। ठीक, तो उसको हम कहते हैं कि 0 से स्टार्ट करके एक ख़ास वैल्यू तक हम लेके जाएंगे, सपोज n। तो वैल्यू ऑफ द स्टेट क्या होगी, अब वही इक्वेशन है। इक्वेशन क्या होती है वैल्यू ऑफ स्टेट की, हम सारे एक्शन कंसिडर करते हैं, फिर हम सारे प्रोबेबिलिटीज कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं रिवॉर्ड के साथ, और फ्यूचर स्टेट की वैल्यू कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे अब फ्यूचर स्टेट की कौन सी वैल्यू कंसिडर करनी है, इनिशियली कोई वैल्यू k विल बी 0। तो k 0 होगा तो एक स्टेट की वैल्यू हम निकालेंगे फॉर 1। चलें उसी एग्जाम्पल को करें, ये वाली जो एग्जाम्पल थी, इसको ज़रा करें, इसकी ज़रा वैल्यू ऑफ a निकालें फॉर एट फर्स्ट आइट्रेशन। ठीक, क्या होगा 1/2
हाफ पॉलिसी में हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और जो राइट पे जा रहे हैं, तो रिवॉर्ड हमें 0 मिल रहा है, 0.9 वैल्यू ऑफ ए जो कि हमने के पे एज्यूम की होगी, ठीक। फिर जब सी में हम जा रहे थे तो 0 प्लस 0.9 वैल्यू ऑफ सी जो कि हमने एट आइट्रेशन के एज्यूम की होगी। इस तरह 5 पे जब जाते हैं तो वैल्यू ऑफ बी जो कि हमने अंडर आइट्रेशन 0 पे एज्यूम की थी। तो वैल्यू ऑफ इन सब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, 0 0 0, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से तो 0 आ जाएगा, यहाँ से भी 0 आ जाएगा, और यहाँ से 5 डिवाइड बाई 4 विच इज़ जो भी है। आपके पास वैल्यू ऑफ ए आ गई एट आइट्रेशन 1। इसी तरह आप वैल्यू ऑफ बी निकाल देंगे, इसी तरह आप वैल्यू ऑफ सी और फिर वैल्यू ऑफ डी निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं होना, फिर क्या करेंगे, सेकंड आइट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा से अब हम वैल्यू ऑफ ए निकालेंगे, बट नाउ वी एज्यूम के एज 2, ठीक। दोबारा भी इक्वेशन होगी 1/2 0 प्लस 0.9, लेकिन अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे, जो हमने लास्ट स्टेप में निकाली थी, ठीक। सो इस तरह करते करते ये कब तक करते जाएंगे, जब तक कि वैल्यू कन्वर्ज होना स्टार्ट ना हो जाए। व्हाट इज मेंट जी, एक्चुअली में निकालेंगे ना इस तरह, पीछे की क्या वैल्यू आ गई, 5/4 आ गई। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 5/4। 5/4 ऐसे ही है कि इक्वेशन वही हमने यूज़ की है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे, हमें ये वैल्यूज पता नहीं थी, वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ सी, वैल्यू ऑफ डी हमें नहीं पता थी, और हम साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व कर रहे थे। अब हम ये एज्यूम करें कि हमें इनकी इनिशियल वैल्यूज पता है जो कि 0 है, या खुद से कोई भी वैल्यू दें। व्हेन यू रिपीट दिस प्रोसेस फॉर अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ टाइम, दीज इनिशियल वैल्यूज वॉन्ट मैटर, ठीक। ये अगर आप लोगों ने रैंडमनेस वगैरह की आगे पढ़ें तो जहाँ से फिर आप स्टार्ट करते हैं ना एक जगह, जब एक प्रोसेस को आप इतना लंबा रिपीट कर लेते हैं तो फिर आपका ये जो ओरिजिन है इट डजेंट मैटर, बिकॉज वैल्यूज कन्वर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यूजुअली हम इनिशियल वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं, बट अब कोई भी वैल्यू कंसिडर करें, जब हम ये स्टेप इतनी दफ़ा रिपीट कर लेंगे कि जब आहिस्ता आहिस्ता वैल्यूज कन्वर्ज होना स्टार्ट हो भी जाएंगी तो दीज इनिशियल वैल्यूज विल नॉट मैटर। तो वैल्यू से कन्वर्ज होने का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक स्टेट की वैल्यू में अक्रॉस आइट्रेशंस अब चेंज आना स्टॉप हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जेंस। एग्जाम्पल देख लें, आपको बेहतर समझ आएगी। इट्स अनदर ग्रिड वर्ड एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें कितने स्टेट्स हैं, 16। दिस इज़ नाउ एपिसोडिक टास्क। जो हम एग्जाम्पल डिस्कस करते थे वो क्या था, वो कॉन्टीन्यूस था। वाई वॉज कॉन्टीन्यूस, हम कहीं रुक नहीं रहे थे, ए से बी में, बी से सी में जा रहे थे, एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने 0.9 कंसिडर किया था, दैट वाज अ कॉन्टीन्यूस टास्क। जबकि इस केस में इट इज़ एन एपिसोडिक टास्क। एपिसोडिक टास्क का क्या मतलब होता है कि आप कहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। कब स्टॉप होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप इन स्टेट्स पे आते हैं जो कि ग्रेड हैं तो इनको हम कहते हैं टर्मिनल स्टेट्स। तो इधर भी आप हर स्टेट में आपके पास एक्शन कौन कौन से हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर आप इस और इस स्टेट में आ जाएंगे तो एपिसोड ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप इससे आगे नहीं जाएंगे। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोडिक टास्क। आपको हर ट्रांजिशन पे रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, -1। यानी अगर आप यहाँ से इधर भी आते हैं फिर भी -1 होगा, अगर आप यहाँ से इस स्टेट में भी आएंगे फिर भी आपको इमीडिएट रिवॉर्ड क्या मिलेगा, -1। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है आपके पास, एपिसोडिक टास्क में यूजुअली हम डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या कंसिडर करते हैं, सॉरी यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं जो नहीं कि एपिसोडिक टास्क है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम एज्यूम करें दैट इज़ आई थिंक 1। सो 1 इज़ द डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर आपसे कहा जाए कि अब वैल्यू ऑफ द स्टेट निकालें, वैल्यू ऑफ 1 निकालें, तो अगर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ना करते तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हर स्टेट के लिए जो जितनी भी 14 स्टेट्स हैं या 16 स्टेट्स हैं इनकी वैल्यूज़ के लिए हम इक्वेशंस लिखते और इन इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते। यहाँ पे इक्वेशंस तो लिखेंगे लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पेश आएगी बिकॉज हम खुद से इनिशियल वैल्यूज़ कुछ कंसिडर करेंगे। ठीक, दूसरी बात, ये जो टर्मिनल स्टेट्स होती हैं इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, वैल्यू क्या मतलब होता है कि इस स्टेट से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट। तो टर्मिनल स्टेट की वैल्यूज़ क्या होंगी फिर, 0, बिकॉज टर्मिनल स्टेट में जब आप पहुँच जाते हैं तो आप फिर कोई एक्शन नहीं लेते। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द स्टेट इज़ 0, यू डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न फ्रॉम दीज स्टेट्स।
दैट्स वाई द वैल्यूज ऑफ दिस टर्मिनल स्टेट्स विल बी 0। तो हमने कितनी वैल्यूज कितने स्टेट्स की वैल्यूज निकालनी होंगी? 14। जल्दी से ज़रा वैल्यू 1 की निकालें। वैल्यू 1 की इक्वेशन क्या, सॉरी स्टेट 1 की इक्वेशन वैल्यू की क्या बनेगी अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग एज्यूम करें? चलिए वैल्यू ऑफ स्टेट 1 बताएं क्या होगी। 4 एक्शंस पॉसिबल हैं, बताएं। 1/4 के साथ हम काम मूव कर रहे हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट। जी अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो क्या होगा? आशिर बताएं, लेफ्ट जाएं तो क्या होगा? टर्मिनल स्टेट पे जा रहे हैं, रिवॉर्ड क्या मिल रहा है? नहीं, रिवॉर्ड 0 नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड इन एवरी ट्रांजिशन इज -1। टर्मिनल स्टेट पे जाने का रिवॉर्ड भी -1 है, लेकिन जब वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ से आप कहीं और नहीं जा रहे, तो रिवॉर्ड इधर भी -1 मिलेगा, प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 1, और 1 फिर मैं क्या मल्टीप्लाई करती हूँ? जिस स्टेट में मैं चली गई हूँ, मैं किस स्टेट में गई हूँ? टर्मिनल स्टेट में, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0। इसी तरह अगर मैं कहाँ जाऊँ? राइट में वैल्यू ऑफ स्टेट 2, ठीक। अब मैं जाऊँगी तो वापस उसी स्टेट में आ गई, और डाउन में वैल्यू ऑफ स्टेट 5। अब कैसे सॉल्व करूँ? इनकी हमने इनिशियल वैल्यूज एज्यूम की होंगी। टर्मिनल की तो हमेशा 0 होगी, और ये जो नॉन टर्मिनल स्टेट्स हैं इनकी इनिशियल वैल्यूज हमने एज्यूम की होंगी विच आर 0। आपके पास वैल्यू ऑफ स्टेट 1 क्या आ जाएगी? -1। इसी तरह अगर आप स्टेट 2 को देखें तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी? भी -1 ही आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट में सब की वैल्यूज क्या आ जाएंगी? -1 आ जाएंगी। तो K0 में सब की वैल्यू 0 थी, K=1 में टर्मिनल स्टेट्स फिर भी क्या रहेंगे? 0 0 ही रहेंगे, बिकॉज टर्मिनल स्टेट्स हम कहीं पे नहीं जा रहे, लेकिन बाकी सब की क्या हो गई है? -1। अब जल्दी से बताएं K=2 पे वैल्यू ऑफ 1 -1.7 क्यों है? बिकॉज अब आप वैल्यू ऑफ 1 एट K=2 करेंगे, तो इट मीन्स के टर्मिनल स्टेट तो यहाँ पे सेम ही रहेगा, ये सब क्या हो जाएंगे? 1 1 1, ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये भी -1 है, तो क्या वैल्यू आएगी? 3 × 4 -1 -1 ऐसे आएगा, -3/4 -2 -1 पॉइंट नहीं, कुछ गलती कर हमने ये -1 3 आएगा ना, 3 जगह -1 आपने 2 मरतबा लिखा था ना, 3 दफा आएगा, -3 है। यस ठीक है, तो ये है -1/4 प्लस 3/4 -2, ठीक है, -3 होगा, -3 होगा। 1/4 को 3 दफा ऐड कर रही हूँ, -1 प्लस -1 -2, ठीक। और फर्स्ट क्या आएगा? -1/4 -6/4 -7/4 क्या आता है? -1.75 आता है, ठीक। उनको राउंड करके मैंने 1.7 लिखा हुआ है, तो यह के पास। अच्छा, इसी तरह अगर आप स्टेट 2 की बात करें, दिस इज स्टेट 2। स्टेट 2 में -2 क्यों आया होगा? वाई स्टेट 2 इज मोर नेगेटिव? बिकॉज टर्मिनल स्टेट से दूर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 की जगह -1 है, और बाकी सब वही चीज़ है। आपके मतलब क्या चीज़ बन गई है? दिस इज 4 × 4 -3 आएगा, तो ये कब? ये डीपी अप्रोच है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड डीपी अप्रोच? ये बता सकता है कि व्हाई? बिकॉज हम इन वैल्यूज को सेव करते जा रहे हैं, और दोबारा से एक स्टेट की वैल्यू को निकालने के लिए दोबारा रीयूज कर रहे हैं। दैट्स द डायनामिक प्रोग्रामिंग अप्रोच। बेटा मुझसे पूछिए कहाँ पे नहीं समझ आई? जिबिला से जो बैठे हुए जी, आ रही है समझ? कौन से वाले की? यहाँ पे देख लेते हैं।
हम स्टेट 1 की वैल्यू की बात कर रहे हैं। सबकी पहले 0 थी, ठीक। टर्मिनल स्टेट्स की तो हमेशा 0 ही रहेगी वैल्यू। बाकी जो नॉन टर्मिनल स्टेट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज होती रहेंगी। टर्मिनल की वैल्यू क्यों 0 रहेगी, बात ही नहीं, बिकॉज वहाँ से हम आगे कहीं जा ही नहीं रहे, तो वहाँ से हम कोई रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते। इट मीन्स कि वहाँ पे 0 होगा। अब इस स्टेट की वैल्यू हमें निकालनी है अंडर डायनामिक प्रोग्रामिंग। वैल्यू ऑफ द स्टेट की इक्वेशन वही है। इक्वेशन क्या होती है वैल्यू ऑफ किसी भी स्टेट की वैल्यू की इक्वेशन, कि आप हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं और वो एक्शन लेके फिर आप किस स्टेट में जाते हैं और क्या रिवॉर्ड मिलता है उसकी प्रोबेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि जब भी मैं कोई एक्शन लेती हूँ तो दैट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक एक्शन। इट विल ऑलवेज टेक यू टू अ सर्टेन स्टेट विद अ सर्टेन रिवॉर्ड। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। ये वाली प्रोबेबिलिटी है S प्राइम R की, ये हमेशा 1 होगी इस केस में। तो प्रोबेबिलिटी 1 है, एक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। फिर हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, इमीडिएट रिवॉर्ड क्या मिलता है प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ द फ्यूचर स्टेट। इमीडिएट रिवॉर्ड हर केस में हमने एज्यूम किया कि दैट इज -1 प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने 1 एज्यूम किया है। जब स्टेट 1 में होते हैं और आप अगर तो स्टेट 1 की बात करें, स्टेट 1 में अगर आप कहाँ पे है, राइट प्रेस लेफ्ट प्रेस करते हैं तो आप किस स्टेट में जाते हैं, टर्मिनल स्टेट में जाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या थी 0। और बाकी स्टेट की हमने स्टार्ट में वैल्यू एज्यूम की थी 0। हमने सबकी वैल्यू क्या एज्यूम की थी स्टार्ट में 0, टर्मिनल हो चाहे नॉन टर्मिनल। इससे हमारे पास वैल्यू आ गई थी -1 और वैल्यू ऑफ स्टेट 1 अंदर k = 1 -1 आ गया था। तो जब -2 पे हम बात k = 2 पे क्या करेंगे, अब दोबारा ये वाली स्टेप्स लेंगे, लेकिन अब उन वैल्यूज को यूज़ करेंगे जो कि हमने पिछले स्टेप में फाइंड आउट की थी, ठीक। तो अगेन लेफ्ट लेके हम कहाँ जा रहे हैं, टर्मिनल स्टेट की वैल्यू तो वही 0 ही रहेगी, तो चेंज नहीं होगी। लेकिन जो नॉन टर्मिनल स्टेट की वैल्यू थी वो क्या होगी थी, वो 0 से -1 होगी थी। हमने वो पुट करी, इससे आपके पास वैल्यू आएगी -1.5। अगर मैं 1 की ना बात करूँ, मैं 2 की बात करूँ, तो 2 के केस में क्या होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आप कोई भी प्रेस करें, आप नॉन टर्मिनल स्टेट में ही जा रहे हैं, जिनकी वैल्यूज क्या है सारी की सारी -1 ही। यहाँ से वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी, ठीक। तो ये प्रोसेस कब तक करते रहेंगे, जब तक कि जी नहीं स्टोकेस्टिक के लिए भी यूज़ हो सकता है। देखिए इक्वेशन तो वही रहेगी, ये वाली इक्वेशन ही रहेगी। इस केस में हम इस टर्म को एज्यूम कर रहे हैं कि ये 1 है, लेकिन ये 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, ठीक। सो डीपी कैन बी यूज फॉर स्टोकेस्टिक एज वेल एज डिटर्मिनिस्टिक रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन और एक्शंस, ठीक। फर्क सिर्फ डीपी में और इससे पहले के मेथड में क्या है कि डीपी में हम वैल्यूज इनिशियली कुछ एज्यूम करते हैं, उनको एज्यूम करके हमारे पास कुछ न्यू वैल्यूज आती हैं जिनको हम दोबारा प्लग इन करते हैं, और कब तक करते रहेंगे, जब तक कि हमारे पास वैल्यूज कन्वर्ज ना हो जाएं। और वैसे कन्वर्ज होने का क्या मतलब है, चेंज। तो हम ये नहीं करते कि बिल्कुल भी चेंज ना हो, हम कोई ना कोई थ्रेशोल्ड रख लेते हैं, ठीक। तो जल्दी से ज़रा इस एल्गोरिथम, आशियर बातें नहीं, जल्दी से ज़रा इस एल्गोरिथम को देखें और इसको ज़रा समझें। चलें अगली क्लास में तो जो बुक वाली एग्जाम्पल है, बुक में है उसको ज़रा आप लोग प्लीज सॉल्व कर लें।